प्लाईवुड का बिजनेस था। रिस्पोंडेंट को कुछ पैसों का रिक्वायरमेंट था। मेरे को 10-15 साल से वो जानते थे, तो उन्होंने मुझसे 10 लाख रुपए का चेक लिया एंड एज अ सिक्योरिटी उन्होंने हमको सिक्योरिटी चेक दिया। सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है, जब हमको समझा आज तक नहीं समझ में आया। 138 में यस। चेक कितने का है? यही एलिगेशन है कि 20,000 के चेक में 9 बढ़ा के 9,20,000 कर दिया। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट फरहान अख्तर और आज की इस लीगल नॉलेज की एक नई कड़ी में आप लोगों का स्वागत है। आज हम एक ऐसे कानूनी पहलू पर बात करेंगे जिससे शायद हर दूसरा कारोबारी या आम आदमी गुजरता है, और वो क्या है? चेक बाउंस का केस। अगर आपने किसी को 2 लाख या उससे ज्यादा का चेक दे दिया और वो किसी वजह से बाउंस हो गया, चाहे खाते में पैसे ना हो, सिग्नेचर मिसमैच हो गए हो या आपने स्टॉप पेमेंट करा दिया हो, अब चेक पाने वाले ने आप पर एनआई एक्ट यानी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की धारा 138 के तहत केस कर दिया। तो सवाल यह है कि अगर आपकी नियत पैसे देने की थी लेकिन उस समय पैसे की कमी के कारण चेक बाउंस हुआ था या आपने स्टॉप पेमेंट कराया था, जो भी था, ठीक है, तो इस केस में आप अपना बचाव कैसे करेंगे? आपको इस तरह के वीडियोस तो बहुत मिल जाएंगे कि चेक बाउंस के केस में आप किसी को सजा कैसे दिलाएं, लेकिन कई बार ऐसा मसला फंस जाता है कि हमारी नियत होती है लेकिन कंडीशन ऐसी स्थितियां ऐसी उत्पन्न हो जाती हैं कि चेक बाउंस हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे में आप अपना बचाव कैसे करेंगे? क्या कानूनी उपाय हैं? आज हम इसी की पूरी कानूनी स्ट्रैटेजी को समझने वाले हैं। तो दोस्तों, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एक एक पॉइंट बहुत ध्यान से समझिएगा। और दावा कर रहा हूं कि जो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, आप पूरे YouTube में खंगाल लीजिए, ये आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। चेक बाउंस का कारण और कानूनी नोटिस, पहले इस चीज को समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि चेक बाउंस होने के मुख्य कारण क्या होते हैं। सबसे पहला क्या होता है? अपर्याप्त बैलेंस यानी इनसफिशिएंट फंड। दूसरा, सिग्नेचर मिसमैच। तीसरा, स्टॉप पेमेंट। या चौथा, अकाउंट क्लोज्ड। ठीक है, तो ध्यान दें कि धारा 138 के तहत केस तभी बनता है जब चेक बाउंस होने के बाद चेक पाने वाला आपको 30 दिन के अंदर कानूनी नोटिस भेजता है। दोस्तों, ये कड़ी को बहुत पॉइंट से समझिएगा क्योंकि ये एक टेक्निकल केस होता है। इसमें समय सीमा की ऐसी बंधन जुड़े होते हैं कि अगर उसमें जरा सा भी ऊंच नीच हो जाए तो केस को वहीं से खारिज कर दिया जाता है, एक्सेप्ट ही नहीं किया जाता कोर्ट में। तो यहाँ पे ध्यान दें कि धारा 138 के तहत केस तभी बनता है जब चेक बाउंस होने के बाद चेक पाने वाला आपको 30 दिनों के अंदर कानूनी नोटिस भेजता है। अगर आप उस नोटिस का जवाब नहीं देते या 15 दिनों के अंदर पेमेंट नहीं करते तो 16वें दिन से उसको अधिकार हो जाता है कि वो आपके ऊपर 138 का मुकदमा कर दे, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, वो आपके खिलाफ केस जो है वो दायर हो जाता है। तो सबसे पहला बचाव तो यहीं से शुरू हो जाता है कि कानूनी नोटिस का जवाब समय पे दे दें। उसको ये सोच के ना बैठे कि अभी नोटिस आया, नहीं तो 16वें दिन से आपके ऊपर तलवार लटकने लगेगी, केस फाइल हो सकता है। जब धारा 138 का केस होता है तो कानून यह मानकर चलता है कि चेक किसी कानूनी कर्ज या देनदारी यानी लीगली इन्फोर्सिबल डेब्ट और लायबिलिटी के भुगतान के लिए दिया गया था। इस चीज को, इस पॉइंट को बहुत गौर समझिएगा। चेक किसी कानूनी कर्ज या देनदारी के भुगतान के लिए जारी किया गया था, दिया गया था। चेक जारी करने वाले ने ये गलती की है, ठीक है, कोर्ट ये समझता है। इसे वैधानिक अनुमान कहते हैं। आपके बचाव की पूरी रणनीति इस अनुमान को झूठा साबित करने पर टिकी होगी। अगर आप इसको झूठा साबित कर ले गए तो आप बच जाओगे। आपको कोर्ट में ये साबित करना होगा कि आप पर कोई देनदारी थी ही नहीं, या देनदारी थी पर चेक उसके भुगतान के लिए नहीं दिया गया था। क्योंकि ज्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि मान लीजिए 2 पार्टनर हैं, उन्होंने कुछ बिजनेस के लिए डील करी कि हम दोनों मिलकर बिजनेस करेंगे और सिक्योरिटी के नाम पर चेक ले लिया, और बाद में उन दोनों में बिगाड़ हो गया और उसने ब्लैंक चेक जो सिक्योरिटी के नाम पे लिया था, उसने अपने मनमर्जी रकम भरी 3-4 लाख करके, उठा करके उसने बैंक में लगाया और बाउंस कराया और उठा के मुकदमा कर दिया। तो सबसे ज्यादा मामले इसी टाइप के होते हैं। कंपनियां भी यही कर रही हैं, आपसे सिक्योरिटी के नाम पे ब्लैंक चेक ले लेती हैं, बाद में उसके बाद जब काम आपका बंद होता है तो उठा करके रकम भर के डाल देती हैं आपके ऊपर केस कि आप दौड़ते रहिए कोर्ट में। प्रूफ का बोझ जो होता है, जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है, शुरुआत में चेक पाने वाले पर होता है, लेकिन एक बार चेक और सिग्नेचर अगर साबित हो जाएं तो ये बोझ जो है वो चेक जारी करने वाले के ऊपर ट्रांसफर हो जाता है कि वो अपना बचाव साबित करे कि उसने चेक क्यों दिया था और नहीं दिया था, तो उसके पीछे कारण क्या। नहीं, बर्डन ऑफ प्रूफ वो फिर चेक जारी करने वाले के ऊपर चला जाता है। बचाव के महत्वपूर्ण पैतरे क्या है, अब आप इसको समझिए। गिफ्ट या सिक्योरिटी के तौर पर दिया गया चेक क्या है? साबित करें कि चेक जो है किसी देनदारी के लिए नहीं दिया गया था, बल्कि सुरक्षा यानी सिक्योरिटी के तौर पर या गिफ्ट के तौर पर दिया गया था। जैसे उदाहरण के लिए खाली चेक या लोन लेने से पहले जो सिक्योरिटी के तौर पर चेक ले लिया जाता है, उस टाइप से दिया गया था, कोई देनदारी नहीं थी, ठीक है। सबसे बड़ा बचाव, अब ये जो पॉइंट है ये बहुत बड़ी चीज है। सबसे बड़ा बचाव,
ज्यादातर क्या होता है, सीधे ये दिखाते हैं भाई मैंने इनको 3 लाख रुपए दिए, मैंने इनको 4 लाख रुपए नगद दिए हैं बिजनेस के पर्पस से या किसी भी चीज के, उससे आपके ऊपर एलिगेशन लगाएंगे, मैंने इनको 3 लाख रुपए 4 लाख रुपए जो है कैश में दिए हैं और इन्होंने मुझे चेक जारी कर दिया। तो यहाँ पर आपका सबसे बड़ा बचाव जो है वो ये है कि देखिए जो चीज एक कानून में अवैध है वो दूसरे कानून में इन्फोर्स में नहीं आ सकती, सीधी सी बात है। इस पर केरला हाईकोर्ट ने जजमेंट भी पास किया है, उसके बारे में बताऊंगा आपको। तो इनकम टैक्स एक्ट यानी आयकर अधिनियम की धारा 269 एसटी का इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है, लेटेस्ट लीगल डिफेंस जो है वो आपके केस में मान लीजिए हमने मान ली कि 2 लाख की रकम थी और ये रकम उसने लिखा है कि नगद में दी थी, ठीक है। तो इंडियन इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 269 एसटी क्या कहती है, कोई भी व्यक्ति एक दिन में एक ही लेन देन के संबंध में या एक ही इवेंट के लिए 2 लाख या उससे अधिक का नगद भुगतान प्राप्त नहीं कर सकता या कोई उसे दे नहीं सकता। फिर से दोहरा रहा हूं, आयकर विभाग की आयकर अधिनियम की धारा 269 एसटी कहती है कोई भी व्यक्ति एक दिन में एक ही लेन देन के संबंध में या एक ही इवेंट के लिए 2 लाख या उससे अधिक का नगद भुगतान न किया जा सकता है, न प्राप्त किया जा सकता है। और अगर चेक 2 लाख या उससे अधिक की नगद देनदारी के लिए दिया गया तो यह लेन देन कानूनन गलत है। तो आपके बचाव को बहुत मजबूती देगा ये, क्योंकि चेक पाने वाले ने खुद इनकम टैक्स के कानून का उल्लंघन किया है। इनकम टैक्स की धारा 269 एसटी का वायलेशन किया है ना उसने, तो उसने खुद एक कानून का उल्लंघन किया है। तो आप कोर्ट में यह तर्क दें कि जिस देनदारी का चेक दिया गया है वो खुद अवैध है, इसलिए धारा 138 का केस ही नहीं बनता भाई, ठीक है। जिस देनदारी का चेक दिया गया है वो 269 एसटी आयकर अधिनियम के तहत अवैध है, उसको दूसरे आप लॉ में इन्फोर्स में कैसे ला सकते हैं, वो अवैध है, कोई केस ही नहीं बनता धारा 138 का। चेक पाने वाली की वित्तीय स्थिति भी जांचनी होगी। यह अभी लेटेस्ट हाईकोर्ट का जजमेंट आया है कि जिसमें उसने कहा है कि, और सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट आया है, अभी मैं आगे जजमेंट के बारे में भी जिक्र करूंगा, उसमें उसने बताया है कि अगर चेक पाने वाला ये कह रहा है कि मैंने इनको 2 लाख या उससे अधिक रकम नगद दी है, तो सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को यह देखना जरूरी है कि अगर कोई बंदा क्लेम कर रहा है कि मैंने नगद रकम फला को नगद दी थी 2 लाख या उससे ज्यादा, तो उसकी जिस वक्त उसने दर्शाया है कि फला तारीख को मैंने रकम दी थी, किस साल में, किस महीने में, तो उस वक्त उसकी वो वित्तीय स्थिति थी कि वो उतनी रकम दे सकता था, ये कोर्ट को जांचना पड़ेगा। इसके लिए आप उससे प्रूफ मांग सकते हैं, कोर्ट को उससे प्रूफ मांगना होगा, या तो वो इनकम टैक्स रिटर्न आपको शो करे जिसमें उसकी कैपिटल स्टैंड हो, जो ये प्रूफ करे कि वो 3 लाख रुपए का आर्थिक आसामी था कि वो दे सके, या जो आय प्रमाण पत्र ये प्रूफ करे कि वो इतना आमदनी उसका, या किसी भी तरीके से उसका बैंक का स्टेटमेंट ये शो करे कि वो इतना वित्तीय स्थिति में था कि इतना पैसा दे सकता था। तो ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है जो मैं आपको बता रहा हूं। तो कोर्ट को ये देखना होगा कि जिस व्यक्ति ने 2 लाख रुपए दिए, क्या उस समय उसके पास यह रकम देने की वित्तीय क्षमता थी, क्या उसके पास इस रकम का स्रोत क्या था जो आया, क्या चेक पाने वाले ने अपने इनकम टैक्स रिटर्न ITR जिसे बोलते हैं या किसी अन्य प्रमाण पत्र जैसे आय प्रमाण पत्र में इस 2 लाख की रकम का उल्लेख किया है। कोर्ट को देखना है, ये आपकी दलील हो सकती है, डिफेंस बता रहा हूं मैं आपको। अगर चेक पाने वाला यह साबित नहीं कर पाया जिसने मुकदमा किया था, तो कोर्ट में उसका दावा कमजोर हो गया। यह एक बहुत मजबूत पैंतरा है, खासकर बड़ी नकद रकम वालों के लिए। अगर कंप्लेंट कहता है कि उसने 2 लाख कैश दिए थे, तो नंबर 1 वह खुद आयकर अधिनियम की धारा 269 एसटी का उल्लंघन कर रहा है, ठीक है। तो उसमें क्या है, पूरी राशि के बराबर पेनल्टी लग सकती है, यानी 200% की पेनल्टी है, अब वो झेलने के लिए तैयार हो। दूसरा, वैध देनदारी साबित ही नहीं होती, ठीक है, कैश प्लस नो प्रूफ, तो केस ऑलमोस्ट कोलैप्स हो जाता है, ठीक है, कोई देनदारी साबित नहीं होती। कोर्ट आपसे फाइनेंशियल कैपेसिटी मांगेगा, ITR मांगेगा, बैंक स्टेटमेंट मांगेगा, कैश विड्रॉल प्रूफ मांगेगा, इनकम प्रूफ मांगेगा जैसे आय प्रमाण पत्र। अगर कंप्लेनेंट ये नहीं दिखा पाया तो केस का बेस खत्म, केस का आधार ही खत्म। प्रैक्टिकल डिफेंस स्ट्रेटेजी आपको थोड़ा सा समय और लूंगा बताने के लिए। लेन देन जो था वो इलीगल था, कैश था, फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं थी, सिक्योरिटी चेक था, स्टॉप पेमेंट रीजन क्या दिए, ये सब चीजें आपको देखना होगी। दूसरा, कंप्लेनेंट्स के क्रॉस एग्जामिनेशन करें। आप एप्लीकेशन दे के मैं इनसे क्रॉस करना चाहता हूं, और क्रॉस एग्जामिनेशन में आप उससे सीधे बोले अपना ITR दिखाइए उस सन का, जिस सन में आप ये कह रहे हैं कि मैंने फला को ये रकम नगद में दी थी 3 लाख रुपए या 2 लाख रुपए, उस सन का ITR दिखाइए, कैश विड्रॉल दिखाइए, इनकम का सोर्स आपका क्या था आप वो दिखाइए, ये पैसा आपके पास कहां से आया था आप पहले इस बात को प्रूव करिए, ठीक है। और कैश अगर आपने दिया है तो क्या आपके पास इंडिपेंडेंट विटनेस है जो ये बात को तस्दीक करे कि मेरे सामने ये पैसा दिया था। उसके अलावा आपने कैश ही क्यों दिया, अगर आपके पास था तो कैश क्यों दिया था, आप बैंक ट्रांसफर करते। आप क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं, इससे
डिफेंस आपका बहुत जबरदस्त मजबूत होगा, अगला आदमी वहीं दम तोड़ देगा। ठीक है, आप अपने बैंक स्टेटमेंट दिखा सकते हैं कि सर मैं कैपेबल ही नहीं था, तो मेरे ऊपर केस कहां से बनता है। और सबसे पहले जो ऊपर मैंने आपको चीजें बता दी, इसी से कहानी खत्म हो जाएगी उसकी। कोर्ट में एप्लीकेशन दें, इन डॉक्यूमेंट को मांगने की, जो मैंने आपको बताया ना, ITR और इनकम टैक्स प्रूफ वगैरह वगैरह, बैंक स्टेटमेंट वगैरह, इसके लिए मांगने के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन दे अंडर सेक्शन 91 CRPC, जो BNSS में अब 349 हो गई है। कंप्लेनेंट से फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट मंगवाने के लिए इस एप्लीकेशन को तुरंत फाइल करवाइए, और यकीन मानिए वो ला के नहीं दे पाएगा, और ला के नहीं दे पाएगा, मैंने आपको बताया केस का बेस खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण कानूनी निर्णय, कुछ अहम फैसले जिसका जिक्र मैंने अभी किया था। ठीक है, सबसे पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट की बात का फैसला है दशरथ भाई विक्रम भाई पटेल बनाम हितेश मनु भाई पटेल, 2023 का मामला है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि चेक देनदारी की पूरी राशि के लिए है, लेकिन देनदारी आंशिक रूप से चुका दी गई है, यानी कि देनदारी की रकम चेक की राशि से कम है, तो धारा 138 का केस अब नहीं चलेगा। अब देखिए यहाँ पे एक बहुत बढ़िया पॉइंट हो गया ना, कि अगर आपके ऊपर मान लो 3 लाख का उसने क्लेम भी किया है, आप 5,000 रुपए उसको बैंक में ट्रांसफर कर दो और कोर्ट में एप्लीकेशन दे दो, मैंने 5,000 ट्रांसफर किए हैं भाई, अब तो ये 3 लाख से घट के 2,95,000 हो गए, और इन्होंने तो 3 लाख का चेक लगा रखा है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का जो ये रूलिंग मैं आपको बता रहा हूँ 2023 की, ये रूलिंग सबमिट कर दीजिए कि अब तो ये केस ही नहीं, खत्म करिए इस केस को। धारा 138 का केस ही नहीं चलेगा। केस तभी चलेगा जब देनदारी की राशि चेक की राशि से बराबर ही हो। ठीक है ना, चेक की राशि से अधिक हो या बराबर हो, यह दिखाता है कि देनदारी वैध रूप से लागू होनी चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट का अगला फैसला सुब्रमणि बनाम के दामोदर नायडू 2014 का है। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि धारा 138 के केस में देनदारी साबित करने के लिए वित्तीय क्षमता, फाइनेंशियल कैपेसिटी एक महत्वपूर्ण कारक है। यदि शिकायतकर्ता यानी चेक पाने वाला अपनी वित्तीय क्षमता और पैसे का स्रोत साबित करने में विफल रहता है, तो वैधानिक अनुमान खारिज किया जा सकता है। प्रिजम्पशन ये है कि उसको खारिज कर दिया जाएगा, जो मैंने अभी आपसे बताया था। आपको उससे सारे डॉक्यूमेंट मांगने हैं, उसकी कैपेसिटी चेक करने के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन देनी है, मैंने आपको बताया। वो साबित नहीं कर पाएगा, केस खारिज कर दिया जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है। ठीक है, माननीय हाई कोर्ट के निर्णय, कई हाई कोर्ट ने भी 2 लाख से अधिक के नगद लेन देन के ट्रांजैक्शन के आधार पर जो दायर किए गए 138 के मामले हैं, उनको ये मानते हुए खारिज कर दिया कि लेन देन धारा 269 ST आयकर अधिनियम के तहत कानूनी रूप से लागू करने योग्य नहीं थी। ये मैंने आपको बताया अभी। कई केस उन्होंने, बहुत से हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया कि 269 ST का वायलेशन है। एक में जब कानूनी रूप से अवैध है, तो दूसरे में उसको कानूनी रूप से लागू नहीं किया जा सकता, वो योग्य थी नहीं। तो दोस्तों, अगर शॉर्ट में अब ये बात करें हम कि बचाव की रणनीति के मुख्य बिंदु तो ये है, मैंने आपको बता दिया केस लड़ने का एक फुल एंड फाइनल तरीका। कानूनी नोटिस का तुरंत सही जवाब दें, कोर्ट में यह तर्क दें कि चेक सिक्योरिटी के तौर पर दिया गया था, देनदारी के भुगतान के लिए नहीं दिया गया था। सबसे मजबूत आधार क्या है? धारा 269 ST के तहत 2 लाख से अधिक का लेन देन गैर कानूनी है, इसलिए देनदारी ही कानूनी तौर पर लागू करने योग्य नहीं है। चेक पाने वाला उसकी वित्तीय क्षमता और ITR आय प्रमाण पत्र की चुनौती दे। ठीक है, चेक बाउंस का कोई केस जो है वो आपराधिक केस नहीं है, वो सिविल देनदारी होती है जिसे आपराधिक जामा पहनाया गया है। ठीक है ना, ये सिविल वाद होता है, याद रखिए। इसको आपराधिक नकाब पहना दिया गया है। सही कानूनी सलाह और मजबूत बचाव से आप आसानी से इस मामले से बाहर निकल सकते हैं। अगर आपकी नियत साफ थी तो घबराएं नहीं, अपने वकील से सलाह लें, इन कानूनी पैतरों का इस्तेमाल करें। आप मुझसे भी बात कर सकते हैं, मुझसे भी सलाह ले सकते हैं अगर आप बेहतर समझें। मुझसे नंबर पे बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ईमेल पे अपना केस लिख के भेज सकते हैं। ठीक है, तो मैं भी अवेलेबल हूँ आपके लिए, मुझसे बात कीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और इसी तरह के लीगल नॉलेज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया है। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो अपने आप में एक यूनिक वीडियो है, और ये जानकारी ऐसे लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है जो बेचारे फालतू में फंसे हुए हैं, जिनको चेक दे करके जिन्होंने गलती कर दी और फंसे हुए हैं, उनके लिए बहुत फायदेमंद है। तो ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, हर जगह इसको जबरदस्त तरीके से प्रमोट कीजिए, ताकि आप की तरह और लोगों को भी इसकी जानकारी हो सके दोस्तों। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूं दोस्तों। मैं आपका दोस्त फरहान, एक एडवोकेट फरहान, एक बार से फिर हैव अ ग्रेट डे।